कोरिया के सैटेलाइट लॉन्च करने से तनाव गहराया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने बुलाई यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। अमेरिकी डाउ में शुक्रवार को 200 पॉइंट की गिरावट, नैस्डैक 3% से ज्यादा गिरा। इस पूरे हफ्ते बंद रहेंगे चीन के बाजार। कमजोरी के साथ खुल सकते हैं भारतीय बाजार। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% नीचे। इस हफ्ते खत्म होगा तिमाही नतीजों का सिलसिला। निफ्टी की 18 कंपनियां जारी करेंगी रिजल्ट। आज प्रिसीजन कैमशाफ्ट की होगी लिस्टिंग, तो क्विक हील का आईपीओ भी खुलेगा। प्राइस बैंड 311 रुपए से 321 रुपए। अगली सीरीज में 26 फरवरी से यूनाइटेड स्ट्रीट्स, पीसी ज्वेलर्स समेत एफएनओ सेगमेंट में 7 नई कंपनियों की एंट्री। कमिंस इंडिया, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज और ग्रेन्यूल्स इंडिया भी डेरिवेटिव सेगमेंट का बनेंगे हिस्सा। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने से जारी रह सकती है स्टील कंपनियों की आज भी तेजी, मगर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बुरी खबर। तैयार हो जाइए बड़े एक्शन पैक हफ्ते के लिए, जहां एक और पिछले हफ्ते की मजबूती के बाद आज शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत है। उत्तर कोरिया की वजह से तनाव बढ़ता हुआ, लेकिन रिजल्ट सीजन चलेगा फुल फ्लेज और देखना होगा बाजारों में आगे किस तरह का एक्शन बढ़ता है। चीन के बाजार पूरे हफ्ते बंद और ज्यादातर एशियाई बाजार में आज छुट्टी का माहौल। तो ऐसे में क्या हो रणनीति? क्या हम 7400 के लेवल को होल्ड कर पाएंगे और क्या 7500 के पार निकलेंगे? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई और एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। दबाव के साथ कारोबार की शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। केवल और केवल जापान का बाजार आज खुला है, बाकी एशियाई बाजारों में छुट्टी का माहौल है। और हमारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि किस तरह की रणनीति आज आपको बनानी चाहिए। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ और हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गुरशकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले अनिल, आज जिस तरह से छुट्टी का माहौल है, आप देखिए दुनिया भर के बाजारों में केवल जापान का बाजार खुला है। ये बताइए, कोई खराब खबर नहीं है, कोई हैंगओवर नहीं होगा इस पूरे हफ्ते चाइना से, तो ये सोचकर तेजी कर लेनी चाहिए, या अभी भी देखिए नई नई चीजें हैं जो इस पर नजर होनी चाहिए? उत्तर कोरिया ने जिस तरह से जो नया सैटेलाइट छोड़ा है उसको लेकर दुनिया भर में इस समय चिंता हो गई है। नहीं, भले चीन के बाजार बंद हो, लेकिन आपको काफी कुछ संकेत अमेरिका से भी लेने होते हैं। इनफैक्ट हम चीन से ज्यादा संकेत अमेरिका से लेते। तो अगर अमेरिकी बाजार, नैस्डैक जैसे बाजार 3-3% अगर आपको इंडेक्स ही नीचे जाकर बंद होते हुए देखिए शुक्रवार को, तो सिर्फ ये सोचकर कि चीन बंद है, बाकी एशियाई बाजार बंद है, तो आंखें बंद कर लेना ठीक नहीं होगा। ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर और नॉर्थ कोरिया के डेवलपमेंट्स पर भी नजर होनी चाहिए। अमेरिकी बाजारों पर भी नजर होनी चाहिए, जहां पर काफी अच्छा खासा उतार चढ़ाव है। अब जहां तक आज के बाजार का सवाल है, जो हमने शुक्रवार को कहा था 7500 का टारगेट है, वो टारगेट हासिल हो चुका शुक्रवार को। अब हम वहां पर बेहद करीब जाकर उसके आसपास बंद हुए हैं। तो अब आज के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा और निर्णायक लेवल 7500 का है। क्यों है वो मैं डेटा में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले संकेत एसजीएक्स निफ्टी से कमजोरी के साथ शुरुआत किए, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से भी और नॉर्थ कोरिया की टेंशन की वजह से भी। अब अगर हम कमजोर खुलते तो करना क्या है, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कमजोरी के साथ शुरुआत और 7450 के आसपास या इसके नीचे मिले तो निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएं 7400 के आसपास। 7500 और 7550 आपके लिए तब लक्ष्य होगा ऊपर की तरफ का। बैंक निफ्टी में भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ी और मजबूती बन सकती है। बैंक निफ्टी ने भी 15100 का हमारा पहला टारगेट शुक्रवार को हासिल किया। 15500 के लक्ष्य तक के लिए बैंक निफ्टी में भी एक तेजी का मौका बन सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 14900 का लगाकर चलना चाहिए। और निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा बेहतर मजबूती के संकेत शुक्रवार को आए, वो भी हम आगे डेटा में डिस्कस करेंगे। मेटल्स में एक मजबूती बन सकती है। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस का ऐलान सरकार ने जो किया है, लेकिन उसमें भी बड़ी गैप से ओपनिंग हो जाए तो इंतजार करें। मेटल्स के अलावा बैंक शेयरों में थोड़ी तेजी का रुझान बन सकता है, लेकिन वहां पर भी अगर एक फ्लैट शुरुआत हो और बाजार की कमजोरी के साथ नीचे शुरुआत हो तो खरीदारी के बेहतर मौके होंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मुझे लगता है आज भी एक अच्छा रुझान मजबूती का बना रह सकता, तो चुनिंदा खरीदारी के मौके वहां भी बनेंगे। तो आज की कमजोरी से मैं बहुत डर नहीं रहा हूं, नीचे में खरीदारी के मौके देखा। चलिए, तो कमजोरी में खरीदारी करने का मौका है, ये राय अनिल की। लेकिन अविनाश, आप कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को? 2 दिनों की जो तेजी है वो आज भी उसके बाद तेजी होगी, या फिर यूएस में जैसा हुआ 2 दिनों की तेजी के बाद फिसल गए थे बाजार शुक्रवार के सेशन में? कैसा सेशन हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए आज? नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत मे बी मार्केट्स
ग्लोबल संकेत लेके शायद थोड़ा सा वीक ओपन हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 7,400 का लेवल मार्केट्स ब्रीच करेगा। यहीं पे अराउंड 7450, 7460 के लेवल्स पे मार्केट्स को एक रेंज में मार्केट्स मूव होंगे। और क्लियरली जिस प्रकार के नतीजे लास्ट वीक आ गए हैं, जैसे जेट ने काफी बेहतरीन नंबर दिखाए, इनफैक्ट सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट जेट ने रिकॉर्ड किया है। क्लियरली मेटल शेयर्स में भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की पॉलिसी डेवलपमेंट हुई है, हालांकि ये कोई बड़ी अर्निंग्स इंप्रूवमेंट एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। टाटा स्टील में डेफिनेटली थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हम देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का फॉल इबिटा में बोथ डोमेस्टिक बिजनेस एज वेल एज यूरोपियन बिजनेस में देखने को मिला है, शायद आने वाले 1-2 क्वार्टर्स भी काफी चैलेंजिंग रहेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी सी मॉडरेटली वीक थी, तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहेगी। आई मीन इस वीक में BHEL, महिंद्रा जैसे काफी बड़ी कंपनीज रिजल्ट दिखाएंगे, तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ही फोकस रहेगा। और क्लियरली इंडेक्स का मूवमेंट 7500 के ऊपर ही एक नया काइंड ऑफ पुश मिलना चाहिए। ओके, लेकिन मानस जायसवाल हमारे साथ है। मानस, ये बताएं आपकी क्या रणनीति, क्या अगर कमजोरी के साथ खुले तो निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए या खरीदे? देखिए, मेरा समझना यह है कि जिस तरह का रिकवरी हमने फ्राइडे के सेशन में देखा, वो केवल एक करेक्शन जैसा चार्ट पे दिखता है। मैं समझता हूँ कि 61.80% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है निफ्टी। तो जो हमने पिछला क्रैक देखा था 7600 से 7350 तक, तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करे। 7500, 7550 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन दिखता है निफ्टी पे। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल एक शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, जहां पर आपके टारगेट करीब करीब 7400 के आसपास रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि 7540 आपको ये स्टॉप लॉस रख के चलना है। ओके, चलिए उछाल में बिकवाली करिए। शुक्रवार की रैली दरअसल शॉर्ट कवरिंग उसमें ज्यादा हिस्सा देखने को मिला, और इसीलिए यहां पर उछाल में नीचे तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 7400 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं मानस। लेकिन अनिल, अच्छी बात जो मुझे दिख रही है वो ये है कि DIs ने कम से कम वापस से देखिए खरीदारी करी है शुक्रवार के सेशन में 760 करोड़ रुपए की बाइंग, और कई बैंक्स हैं जिनमें बाइंग देखने को मिली है। ICICI बैंक में 400-425 करोड़ रुपए की कैश बेस्ड बाइंग हुई है, 210 करोड़ की एक्सिस बैंक में। बैंक्स में अगर तेजी होगी तो बाजार में तेजी बन सकती है। बिल्कुल, और बैंक निफ्टी से ही लीडरशिप आई है, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले में दुगुना ताकत से बैंक निफ्टी शुक्रवार को बढ़ा और अच्छी डिलीवरी बेस्ड खरीदारी हुई है। दूसरी बात है कि अगर डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी अच्छी आती तो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल चुस्त दुरुस्त करने के लिए वो काफी अच्छा है। और इसी वजह से हमने देखा कि 1000 से ज्यादा शेयर मजबूती के साथ बंद हुए। गिरने वाले शेयरों की तादाद काफी कम थी शुक्रवार को। तो जहां तक आंकड़ों का सवाल है, अगर आप डोमेस्टिक फंड्स के आंकड़े देखना चाहें तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पर, इसमें कोई डाउट नहीं। कैश मार्केट में फिर से FIs की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिखी 600 करोड़ के आसपास की। तो अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू रखने वाली FIs बाजार में लौटती हुई दिख रही है। बीच में कभी कभार आपको 1-2 दिन छोटी मोटी खरीदारी का आंकड़ा दिख जाता है, लेकिन अल्टीमेटली कैश मार्केट में बिकवाली का दबाव बरकरार है। वायदा कारोबार के आंकड़े कुछ हद तक न्यूट्रल है। इंडेक्स फ्यूचर्स में मैं बता दूं काफी हद तक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग, लेकिन बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन FIs ने बनाई है। और 1400 करोड़ की भारी भरकम ऑप्शंस की खरीदारी FIs की तरफ से होती हुई दिखी है। तो FIs का एक व्यू साफ दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि बाजार शायद 7400, 7600 की रेंज में रहे, और इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकलेगा एक बड़ा मूव देने की संभावना बन सकती है। और उस लिहाज से वो ऑप्शंस खरीद रहे हैं, पुट भी और कॉल भी। तो FIs की तरफ से ऑप्शंस में खरीदारी होती दिख रही है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग की है, लेकिन वहां नई तेजी की पोजीशन बहुत ज्यादा बनाई है। तो मिला जुला संकेत आप एक तरह से कह सकते हैं FIs की तरफ से है, और कैश मार्केट की जो उनकी बिकवाली है उसका सामना डोमेस्टिक फंड कर रहे हैं। बिल्कुल, अनिल से कुछ ही देर में जानेंगे कि FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। काफी सारी कंपनियों ने बाजार बंद होने के बाद अपने अच्छे नंबर्स पेश किए। डीवीज, टाटा पावर, PTC इंडिया, जेट एयरवेज, अच्छे नंबर्स इनकी तरफ से आए हैं। लेकिन कुछ देर पहले अविनाश आप कह रहे थे कि जेट एयरवेज आप खरीदना चाहेंगे। एक और स्टॉक बताइए जहां पर आपको लगता है आज तेजी करनी चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि PSU पैक में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम SBI और PNB में मैंने देखा है। मुझे लग रहा है कि SBI डेफिनेटली जिस प्रकार का माहौल है, इस हफ्ते रिजल्ट्स आएंगे। क्लियरली अगर किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव कमेंट्री आती है एसेट क्वालिटी को लेके और क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली SBI में डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये प्राइस काफी अट्रैक्टिव है। ओके, तो SBI खरीदने की राय है। PNB के नंबर्स कल आने वाले हैं, SBI के इस हफ्ते आने वाले हैं। हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में भी एक अच्छी तेजी बनी थी, दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर ज्यादातर PSU बैंक्स में भी समाप्ति हुई थी। लेकिन मानस, आप उछाल में कौन सा स्टॉक है जो बेचना चाहेंगे आज?
देखिए, दो उछाल में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इनके ट्रेंड वीक लगते हैं। दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि शायद गिरावट अभी और बढ़ेगी, और फ्राइडे के सेशन में भी यहां पर गिरावट देखी गई थी जब मार्केट में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली थी। तो पहला स्टॉक तो L&T फाइनेंस होल्डिंग रहेगा, जहां पर अगर आप देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली चार्ट्स पे दिखते हैं। स्टॉक ने जो 55 रुपए 50 पैसे के आसपास के सपोर्ट थे वो भी ब्रेक कर दिए, तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है स्टॉक में ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले टाइम में। इसलिए मेरी राय में यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, जिसमें आपको टारगेट 53 के सेट करके चल रहे हैं और स्टॉप लॉस 56 के लगा के चल रहे हैं। और दूसरा स्टॉक रहेगा गैस अथॉरिटी का। देखिए, गैस अथॉरिटी अगर आप देखिए तो 370 380 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और फ्राइडे के सेशन में जब गिरावट देखने को मिली तो 100 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि अभी गिरावट अभी और देखने को मिलेगी। 335 के टारगेट पॉसिबल है, और मैं समझता हूँ अगर एक शॉर्ट कॉल ली जाए तो 351 के स्टॉप लॉस रखने चाहिए। ओके, गेल में बिकवाली करिए। गेल में कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी पिछले हफ्ते अपने लक्ष्य घटा रहे थे, और इस स्टॉक में हमने देखा है पिछले हफ्ते काफी तेज प्रेशर देखने को मिला। ध्यान रखिएगा, गेल के नतीजे कल आने वाले हैं, नतीजों से पहले आज बिकवाली करने की राय, और L&T फाइनेंस होल्डिंग में भी बिकवाली करने की राय है। लेकिन अनिल, ये बताइए FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, FNO में सबसे ज्यादा अहम लेवल जो निकल कर आ रहा है वो है 7500 का, और यही वजह हम कह रहे थे कि निर्णायक लेवल है, और वो इसलिए क्योंकि कल शुक्रवार को देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर किसी एक जगह पर जुड़े हैं FNO में तो वो है 7500 के फुट पर लगभग 9.5 लाख शेयरों के। अब होगा क्या, आज थोड़ी कमजोर ओपनिंग की आशंका है। जो 9-10 लाख शेयर नए जुड़े हैं, यानी कि जिन ट्रेडर्स ने वो पुट बेचे हैं, तेजी की पोजीशन बनाई है, उनमें कितनी ताकत है ये बाजार भांपने की कोशिश करेगा। और फर्ज करें अगर इनकी तरफ से बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखे तो समझिए आप 30-40 पॉइंट नीचे खुल जाएं, फिर इनकी तरफ से बिकवाली का प्रेशर बढ़े तो निफ्टी फिर 7450 से 7425 की रेंज में आ सकता है। लेकिन अगर ये मजबूत ट्रेडर्स हैं और ये घबराए नहीं कि बाकी एशियाई बाजार बंद और शायद नॉर्थ कोरिया की टेंशन ना बढ़े, और अगर ये फिर से 7500 के ऊपर निफ्टी को ले जा पाए तो फिर आपको एक असली एक्शन शॉर्ट कवरिंग का और तेजी का और देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से मैंने 7500 के लेवल को आज निर्णायक रूप से चुना है। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, बैंक निफ्टी में 20,000 शेयर नए जुड़े हैं, 2% बढ़कर आया है, तेजी की पोजीशंस बनी है। निफ्टी फ्यूचर्स में लेकिन तेजी की पोजीशंस बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि 4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में कमी आती हुई दिखी, और प्रीमियम देखिए इस सीरीज के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचती हुई दिख रही है। इनफैक्ट मैं कहूं कि जनवरी की सीरीज में भी 30 पॉइंट की प्रीमियम नजर नहीं आई थी। तो ये प्रीमियम जिस तरह से बढ़कर आ रही है ये बेहद इंटरेस्टिंग है, और काफी हद तक बढ़ी हुई प्रीमियम शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले ट्रेडर्स को वो लालच दे रही है कि आपको 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी बेचने का एक मौका मिल रहा है। तो अगर जो मानस कह रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करनी चाहिए, तो प्रीमियम का कंफर्ट भी शॉर्ट सेलर्स को थोड़ा सा आता हुआ दिख रहा है। बाकी 7400 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और यही वजह है मैंने उस लेवल को चुना है स्टॉप लॉस के तौर पर। लगता नहीं कि 7400 को तोड़ने की जल्दबाजी में बाजार है, और ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना है। सिर्फ आज के सेशन में एक ही बात कहना चाहूंगा, वो ये कि जहां भी आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दिखे वहां पर ट्रेड न लें, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मेटल्स बैंक्स हो सकता है आपको बेहद मजबूत खुलते हुए दिखे, तो फिर इंतजार करना ज्यादा ठीक होगा। कि ऐसा न सोचे कि गैप से बहुत खुल जाने के बाद आपको मौका मिलेगा। निचले स्तरों पर खरीदारी करने के मौके ढूंढे, वो आज सही रणनीति हो सकती है। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी चाहिए, और ध्यान रखिए अर्निंग सीजन काफी इंपॉर्टेंट है। 18 निफ्टी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि आज अनिल कोई भी नंबर नहीं है, बड़ा नहीं, हाँ। कोई बड़ा नंबर नहीं है, केवल डीवीज, टाटा पावर, जेट और इन तमाम कंपनियों के ऊपर हम आज रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अनिल, अगर अर्निंग सीजन ने देखिए मूड सुधारा ना, तो बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और शुक्रवार के सेशन में वो हमने होते हुए भी देखा, कई कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए। आइशर, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स, डिशमैन फार्मा जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। सब पर बात करेंगे शो में आगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। KR चोकसी सिक्योरिटीज के हेमिन कपाडिया कह रहे हैं कि आप खरीदारी करिए, निफ्टी में स्टॉप लॉस रखिए 7465 का, और टारगेट वो देख रहे हैं 7540 का। इसके साथ ही यहाँ पर राय है साफ तौर पर बिकवाली की हिमांशु शर्मा ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के कह रहे हैं कि आप बेच कर चले 7545 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे की तरफ उन्हें लगता है 7435 आएगा निफ्टी पर। अगर सिमीभौमिक.com की सिमीभौमिक खरीदारी करने की राय आपको दे रही है, 7540 से 7550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 7425 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। किरण यादव कह रहे हैं कि खरीदारी करिए निफ्टी पर 7550 का लक्ष्य, 7440 का स्टॉप लॉस।
और बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किनरा भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। स्टॉप लॉस दे रहे हैं वो 7425 का, टारगेट 7550 के पहले 7575 भी दिख सकता है आज। और खरीदारी की राय आती दिख रही है 5 में से 4 एक्सपर्ट्स की तरफ से, और सिर्फ एक हिमांशु शर्मा जो कह रहे हैं कि बिकवाली कीजिए। और इनकी राय के मुताबिक जो रेंज दिख रही है वो नीचे की तरफ जो बड़ा सपोर्ट दिख रहा है 7425 और 7450 की रेंज में, और वही रेंज 7450 के आसपास हम भी कह रहे हैं कि उन लेवल के आसपास मिल जाए निफ्टी तो खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 7550 होगा लक्ष्य हमारे 5 में से 4 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक खरीदारी का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। फोकस होगा निफ्टी के बाद अब स्टॉक्स पर। कौन से हैं वो टॉप 5 स्टॉक्स आज के लिए जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, और जहां आपको मिलेगा ट्रेडिंग और कमाई करने का मौका, इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज के टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और इस वीकेंड की सबसे बड़ी खबर, स्टील इंपोर्ट पर सरकार ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी कि एमआईपी तय कर दी, और 117 प्रकार के अलग अलग स्टील प्रोडक्ट्स पर प्राइस रेंज जो है $341 से लेकर $752 प्रति टन का तय किया गया है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए ये मिनिमम इंपोर्ट प्राइस होगी। अब इससे बड़ा फायदा होगा, स्टील कंपनियों को राहत मिलेगी, और जो कुछ भी चीन और दूसरे देशों से यहां पर डंप किया जा रहा था अब स्टील वहां से नहीं हो पाएगा। हालांकि कुछ कंपनियां जो कैपिटल गुड्स बनाती है, जो स्टील का इस्तेमाल करती है और एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा वक्त होगा, लेकिन ज्यादातर स्टील कंपनियों के लिए इसे फायदे की बात समझा जा रहा है। तो आज ये सेक्टर शुक्रवार की अच्छी तेजी के बाद फिर से मजबूत खुल सकता है। इसके अलावा 7 कंपनियों को एफएनओ में शामिल किया जा रहा है। 26 फरवरी से ये शामिल हो जाएंगे, यानी अगली सीरीज से ये सारे शेयर शामिल हो जाएंगे। ये है वो लिस्ट आपके सामने। यूनाइटेड स्पिरिट्स, पीसी ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, क्यूमेंस इंडिया, इंडो काउंट ये थोड़ा कम सुना हुआ शेयर है जो शामिल हो रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया एक अच्छी रैली के बाद इस स्टॉक को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। टाटा पावर की तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं इस वीकेंड पर, और नतीजों में मुनाफा भले आप देखेंगे घटकर आया 198 करोड़ से 25 करोड़, लेकिन आय में 9% की बढ़त है। ऑपरेटिंग लेवल पर दमदार परफॉर्मेंस दिए टाटा पावर ने। मार्जिन लगभग दुगुने हुए हैं, 14% से 26%, और साथ ही ईबिटा ये 1180 करोड़ से बढ़कर 2472 करोड़। तो ऑपरेशनल लेवल पर काफी दमदार परफॉर्मेंस टाटा पावर की। और जेट एयरवेज के नंबर्स भी काफी बेहतरीन आए, ये भी बाजार बंद होने के बाद आए। यहां पर एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। 63 करोड़ रुपीज से मुनाफा बढ़कर देखिए 467 करोड़ रुपीज हो गया है। आय में भी इजाफा देखने को मिला है, और मार्जिन देखिए सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में पहुंचे हैं। 4.5% से मार्जिन बढ़कर सीधे 12.7% देखने को मिले हैं। एटीएफ के दाम घटने का फायदा मिला है पूरी की पूरी एविएशन कंपनियों को। डीवीज लैब ये एक और स्टॉक है जो नतीजों के दम पर रहेगा एक्शन में। मुनाफा 12% बढ़कर 246 करोड़ पर, आय में 8% की बढ़त 853 करोड़, ईबिटा 12% बढ़कर 322 करोड़ पर पहुंचा। मार्जिन में मामूली सी बढ़त है 1.5% की 37.8%। इसके अलावा काफी सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कमजोर नतीजे पेश किए हैं। सोबा डेवलपर्स बॉटम लाइन के फ्रंट पर, टॉप लाइन के फ्रंट पर एस्टीमेट से खराब नंबर्स हैं, तो इस स्टॉक में आज दबाव देखने को मिलेगा। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स की सेल्स नहीं बढ़ी है, मुनाफा नहीं बढ़ा है, घटा है, यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। सद्भाव इंफ्रा ये वो ऐसा स्टॉक है जिसका जो घाटा था वो अब बढ़ गया है। बिल्ट का भी ऐसा ही हाल है, घाटा जो था वो इस बार और बढ़ गया है। साथ ही क्लेरिस लाइफ साइंसेज पर नजर रखिएगा, मुनाफे से घाटे में आई है, और यूबी होल्डिंग भी मुनाफे से घाटे में आई है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मानस जायसवाल और साथ ही अविनाश गोरक्षकर। अविनाश, एक राय मैं ले लूं आपसे सबसे पहले टाटा पावर के नतीजों पर। नतीजा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहद दमदार, मार्जिन इस तरह से दुगुने करके दिए हैं। बड़ा सवाल है कि स्टॉक गैप से तो खुल जाएगा, लेकिन यही परफॉर्मेंस क्या बरकरार रहेगी, ये उम्मीद करनी चाहिए, खरीदना चाहिए क्या स्टॉक, या फिर दूर रहें?
नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी एटलीस्ट ऑपरेटिंग लेवल पे डेफिनेटली अच्छी इंप्रूवमेंट देखी है। जैसे एबिटा का ग्रोथ मार्केट्स की उम्मीदें से और एनालिस्ट की ब्रॉड एक्सपेक्टेशन से डेफिनेटली काफी बेहतरीन है, बट नेट लेवल पे अभी भी मुझे लग रहा है कि उम्मीदें थी कि प्रॉफिटेबिलिटी एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर के हिसाब से एटलीस्ट मेंटेन किया जाएगा, वो हुआ नहीं। काफी ड्रास्टिकली नेट लेवल पे प्रॉफिट गिरा है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि क्लियरली ऑपरेटिंग लेवल का ये जो परफॉर्मेंस है ये शायद आने वाले क्वार्टर में अगर मेंटेन भी होता है तो मार्केट्स आई थिंक फोकस करेगी नेट प्रॉफिट लेवल पे इसका बेनिफिट बॉटम लाइन को भी फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर ईपीएस का ग्रोथ बढ़ता नहीं है तो स्टॉक में हमको कोई बड़ी री-रेटिंग रैली देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ऑपरेटिंग लेवल पे डेफिनेटली नंबर्स अच्छे हैं। ऑलराइट, चलिए तो टाटा पावर इस स्टॉक के ऊपर आज नजर होगी और काफी सारी कंपनियां हैं जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद और ओवर द वीकेंड आए, सब पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हम बात कर रहे हैं ऐसे शेयरों की जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए और आज यहां पर खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। ब्रेक से पहले हमने बात की टाटा पावर की और अब जेट एयरवेज की बात। इसके नंबर्स भी काफी अच्छे आए और अविनाश कह रहे हैं कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। मानस से पूछते हैं चार्ट्स पर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। मानस बताइए किन लेवल्स पर नजर होनी चाहिए ट्रेडर की? देखिए, चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो करीब हमने 200-250 पॉइंट का करेक्शन देखा है पिछले दिनों जेट एयरवेज में और स्टॉक ने अपना 100 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आके सपोर्ट लिया। फ्राइडे का जिस तरह की रिकवरी थी, ऐसा लगता है कि शायद ये रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी। स्टॉक अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 606 के आसपास है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो एक स्टिक स्टॉप लॉस जो कि 554 का रहेगा, उस स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बट जरूर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि 606-610 की रेंज में अपने प्रॉफिट जरूर बुक करें। डीवीज लैब इसके नतीजों पर भी और चार्ट पर भी राय लेना चाहता हूं मानस आपसे। नतीजे कोई खास दमदार नहीं दिख रहे हैं, बड़ी स्टेबल सी परफॉर्मेंस है, कोई ग्रोथ है नहीं। प्रॉफिट 12% बढ़ा है, 220 करोड़ से 246 करोड़ और आय में 8% की बढ़त। मार्जिन थोड़े से बेहतर हुए 1.5% से और साथ ही इबिडा 12% बढ़ा है। स्टॉक में मेरे ख्याल से शुक्रवार को एक रनअप तो आया था, जहां तक मुझे अंदाजा है। प्राइस आपके सामने लेकर आएंगे। जी हाँ, 2% ऊपर जाकर बंद हुआ है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, पॉजिटिव चीज तो डीवीज लैब के साथ ये है कि करीब 1050 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट हो गया है, क्योंकि अगर आप अगस्त 2015 से देखेंगे तो आई थिंक 1050 के नीचे डीवीज लैब सस्टेन नहीं किया और कभी भी गया भी है तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। और इस बार भी अगर आप देखिए तो 1050 के लेवल्स ब्रेक नहीं हुए। स्टॉक ने अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और फिर से रिकवरी दिखाई। तो अगर आप निवेशक है तब तो मैं समझता हूँ डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल लॉन्ग बनाए रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद जो कि 1200 और 1050 की रेंज में कंसोलिडेशन देखा जा रहा है पिछले 6 महीने से, ऐसा हो सकता है कि जब एक इसका ब्रेकआउट देखने को मिले तो वहां से कम 300 से 350 पॉइंट की रैली देखने को मिले स्टॉक में। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल निवेशक को डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात ट्रेडर्स की है, मैं समझता हूं कि 1050 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। पहला टारगेट जो रहेगा वो करीब 1180 के आसपास रहेगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले और फिर से फ्रेश लॉन्ग 1210 के ऊपर बनाया। ओके, तो तेजी करने की राय डीवीज लैब की। नतीजे एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कमजोर आए हैं और अब हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा भी जुड़ चुके हैं। गौरव बिस्सा से पूछेंगे कि उनको कैसे लग रहा है बाजार का इस समय का सेटअप, कौन से वो लेवल्स हैं जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट हैं, बैंक निफ्टी को वो किस तरह से अप्रोच करेंगे। लेकिन एक और शेयर है जिस पर राय पहले लूंगा अविनाश से। अविनाश, पीटीसी इंडिया, इसके नंबर्स भी देखिए अच्छे दिख रहे हैं, 1.77% से मार्जिन 1.9% आ गए हैं और टॉप लाइन में देखिए 4% का इजाफा, एबिटा में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। कैसी लग रही है ये कंपनी और यहां पर क्या तेजी करनी चाहिए आज के सत्र में? आई थिंक डेफिनेटली हेमंत, नतीजे उम्मीदों से काफी बेहतर आ गए। इनफैक्ट टॉप लाइन ग्रोथ 4% से इबिटा ग्रोथ अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा है 14% और बॉटम लाइन में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मोमेंटम डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, तो डेफिनेटली आज खरीदारी की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे अच्छा मुनाफा बन सकता है। पीटीसी में खरीदारी करने की राय। लेकिन इस बीच गौरव बिस्सा हमारे साथ हैं और उनसे राय ले ली जाए एक बार पहले निफ्टी पर। गौरव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लेंगे निफ्टी पर अगर 30-40 पॉइंट नीचे खुले तो?
जी गुड मॉर्निंग। मेरा मानना है कि अगर 7,440 7,450 जब तक ये निफ्टी इसके ये लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि निफ्टी एक बार वापस 7550 7600 एटलीस्ट वहाँ तक एक बार उछाल दिखा सकता है। तो आज अगर 30-40 पॉइंट की जो गैप डाउन अगर हो सकते हैं या एक गिरावट देखने मिले 7440 करीब, तो मेरे हिसाब से 7380 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं आप, और लक्ष्य होगा 7450 से 7480। ओके, 7550 से 7580। चलिए 7550 7580 ये लक्ष्य है गौरव का ऊपर की तरफ निफ्टी पर। लेकिन बड़ा सहारा निफ्टी को मिल सकता है मेटल स्टॉक्स को, क्योंकि वीकेंड पर शुक्रवार को बड़ी खबर आती हुई दिखी है पूरी स्टील सेक्टर के लिए। जिस तरह से सरकार ने मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है 117 प्रोडक्ट्स पर और अच्छी खासी बढ़ाई है, उसका फायदा घरेलू स्टील कंपनियों को मिलेगा। यही बातचीत करते हैं। हमारे साथ कल्याणी स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर आर के गोयल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गोयल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। लंबे समय से आपसे लगातार बातचीत चल रही थी, कई बार हमने इंटरव्यू भी किया, आपने बोला कि बड़ी जरूरत है इस तरह की एमआईपी लाने की, और लग ये रहा है कि काफी बेहतरीन बढ़ाई है एमआईपी। खुश हैं आप? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है ये कुछ प्रोडक्ट्स पर है, ये पूरे स्टील प्रोडक्ट्स पर नहीं है। अब हमको ये देखना है कि किस तरह से ट्रेडिंग कम्युनिटी, एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स इस पॉलिसी में लूप होल्स निकाल के इंपोर्ट कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि जब सेफगार्ड ड्यूटी लगी थी तो हम लोग सोच रहे थे कि अब एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इवेंचुअली हमने देखा कि कोई रिलीफ नहीं है, इंपोर्ट्स कंटिन्यू रहे। तो ये थोड़ा सा आई थिंक अनदर 2 महीने में पता लगेगा कि इंपोर्ट्स में कितनी कमी आई है। और जहां तक हॉट रोल्ड कॉइल का सवाल है या कोल्ड रोल्ड कॉइल का सवाल है, इमीडिएटली डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट महसूस होना चाहिए। तो आप जितने बुलिश साउंड करने चाहिए थे, या बाजार जो सोच रहा था कि आप तो काफी खुश होंगे, उतने खुश सर दिख नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसमें लूपहोल्स निकाले जाएंगे और जो सिलसिला है सस्ते माल जो भारत में आ रहा है जापान से, चाइना से, वो सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि हमने देखा है, जैसा कि आपने भी कहा, पहले जो कानून लाए गए उसमें तो कुछ फायदा हुआ नहीं आपको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी आप ये देखिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस कंट्री में है, ये लूप होल कैसे प्लग किया गया है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी या इंपोर्टर्स बाहर से माल सस्ता खरीदें, एलसी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस पर खोलें और वो पैसा ट्रांसफर हो कंट्री से, तो ये तो डबल नुकसान होगा अनटिल लेस कोई उसका बहुत अच्छा प्रोटेक्शन लूप होल प्लग किया गया हो। तो गुप्ता साहब फिर ये बताएं, गोयल साहब ये बताएं फिर कि करना क्या चाहिए सरकार को? सरकार को एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रोडक्ट पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा बढ़ा दी जाती, विच कैन बी मोर देन 30-35%, वो भी एक बेनिफिट होता। और दूसरा, जितना फास्ट हो सके एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ डंपिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, वेरियस एक्सपोर्टर्स टू इंडिया। तो इस बार बजट में आप ये सब चीजें चाहेंगे सरकार करती हुई दिखे? आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है, बजट में क्या हो सकता है? जहां तक एंटी डंपिंग का सवाल है, सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी एंटी डंपिंग स्टील प्रोडक्ट्स पे पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान लगेगी। और जैसे ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, वो एक लॉन्ग टर्म मेजर है, वो 5 इयर्स के लिए होती है और उसका इससे इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। जहां तक बजट का सवाल है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए। ओके, तो गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे लिए सुबह सुबह वक्त निकालकर पूरी राय, अपनी विश्लेषण हमारे साथ देने के लिए। तो आर के गोयल साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और जो ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि बड़े गैप से खुलेंगे और उसके बाद भी स्टील स्टॉक खरीदने का मौका मिलेगा, तो वो साफ कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएं, बजाय इसके कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस आप बढ़ा कर रखें, क्योंकि उसके कुछ न कुछ रास्ते निकाल लिए जाते हैं और जो फायदा मिलना चाहिए घरेलू स्टील कंपनियों को वो मिलेगा नहीं। तो उतनी दमदार बात नहीं है इन कंपनियों के लिए जितनी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से हो सकती थी। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये राय है इन सब के लिए। ऐसे में गौरव, काफी मेटल स्टॉक्स भागे हैं, अब हो सकता है इस खबर के बाद आज फिर से गैप अप ओपनिंग हो। क्या कहीं एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे आप कि बड़ा गैप से खुल जाए तो एक आध स्टॉक ऐसा है जहां आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे?
देखिए काफी सारे स्टॉक्स ने अच्छे खासे शॉर्ट्स वगैरह देखे थे और गिरावट भी देखी थी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट होगा काउंटर ट्रेड लेना। अगर मुझे ऊपर के लेवल्स पे वीकनेस लग रही है तो ही मैं इसमें लेना चाहूंगा। मैं एग्जांपल दूंगा, टाटा स्टील का काफी सारे शॉर्ट्स बने थे, आपने देखा कि वीक नंबर्स के बावजूद स्टॉक ने अच्छी एक बाउंस दी थी। तो 225 जब तक सस्टेन करेगा टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग है, 1020 सस्टेन करेगा JSW स्टील स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत कम ऑप्शंस बच जाते हैं। मेरे हिसाब से सेल एक ऐसा है कि वो मैं शॉर्ट करने एक बार सोच सकता हूँ। मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है ऊपर के लेवल्स पे, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद अगर कुछ पॉजिटिव हो या ना हो, फिर भी एक बार ये प्रेशर ऊपर सेल को देख सकता है। काफी सारे शॉर्ट से ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका है, तो ऊपरी लेवल्स पे अगर कुछ वीक लगेगा तो मेरे हिसाब से सेल हो सकता है, जो एक काउंटर ट्रेड बन सकता है। सेल में बिकवाली करिए। टाटा स्टील मजबूत है, JSW स्टील मजबूती के साथ ही खड़ा है, यहां पर शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। लेकिन बैंकों की सेहत सुधरेगी क्या? देखिए सरकार तो कोशिश कर रही है, और कोई बैंक आप खरीदना चाहेंगे क्या इस खबर के दम पर? नहीं, आई थिंक हेमंत, ये खबर पे तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा, क्योंकि ये तो एक छोटा सा बेनिफिट दिया गया है जिसका इम्पैक्ट हमको देखना पड़ेगा कि रियली मटेरियल टर्म्स में कितना इम्पैक्ट होगा। मुझे लग रहा है कि PSU बैंकों की दिक्कत जो है स्टील या मेटल या इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे भी बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स है, वहां पे शायद 1-2 क्वार्टर्स दिस पेन विल कंटिन्यू। और मुझे लग रहा है जब तक गवर्नमेंट इनको फंडिंग सपोर्ट नहीं देगी तब तक ये कैपिटल रेजिंग का जो मुद्दा है इसके लिए काफी बड़ी दिक्कतें होगी। क्योंकि हमने देखा है कि SBI को छोड़ के जो बाकी बड़े बैंक है, PNB, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ गए हैं, मेरे ख्याल से सिंडिकेट बैंक का क्लियर एग्जांपल है। लास्ट क्वार्टर में 325 करोड़ का प्रॉफिट, इस क्वार्टर में 120 करोड़ का लॉस। तो आई थिंक क्लियरली ये नेगेटिव सरप्राइजेस आपको शायद 1-2 क्वार्टर्स PSU बैंकों से जारी रहने की पॉसिबिलिटी है। ओके, यानी कि फिलहाल कोई बैंकों के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से एक अच्छी खबर है, लेकिन हालात बदलेंगे और सुधरेंगे इसकी संभावना अभी काफी वक्त लगेगा। और ऐसे में बैंक निफ्टी पर राय लेना चाहता हूं गौरव आपसे, क्या निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में ज्यादा ताकत दिख रही है और वहां खरीदारी करना ज्यादा पसंद करेंगे आप? यदि हां तो फिर लेवल्स बताएं। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि बैंक निफ्टी में ज्यादा ताकत है या ज्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा गिर चुका है तो एक उछाल बनना काफी वाजिबी हो जाता है कि थोड़ी भी पॉजिटिविटी आएगी तो 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट इसके लिए बड़ी बात नहीं। हाई बीटा नेम्स भी है, तो मेरे हिसाब से वो लिहाज से अगर बात की जाए तो हाँ, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के अगेंस्ट देखने मिल सकती है। 14,800 काफी महत्वपूर्ण लेवल है, तो एज लॉन्ग एज ट्रेडिंग अबाउ 14,800 14,900 आपके पास 15,300-400 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं, तो उन्हीं लेवल्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। इसमें जो असली ब्रेकआउट है, अच्छा ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वो है 15,500 स्पॉट लेवल्स में, जो अगर क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, तो काफी एक अच्छा मोमेंट आपको 600-700 पॉइंट का मिल सकता है। उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि वो सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं कराएगा, वो इंडिविजुअल बैंकिंग नेम्स में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवा देगा, और वो एक सस्टेनेबल रैली जो हमने मिस कर रहे हैं काफी दिनों से, वो देखने मिल सकती है। ओके, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अविनाश से मैं ये भी पूछूंगा कि जो क्विक हील का IPO आज खुल रहा है उसमें क्या आपको निवेश करना चाहिए, प्रिसीजन कैमशाफ्ट की लिस्टिंग कैसी हो सकती है, प्राइमरी मार्केट पर भी नजर होगी और नजर होगी काफी सारे और शेयरों पर जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, गौरव बिस्सा, अविनाश गोरक्षकर और साथ ही मानस जायसवाल, जो स्टॉक एक्शन में रह सकते हैं दमदार नतीजों की वजह से। टेक्स मैकोरेल, जिसे आप टेक्स रेल के नाम से भी जानते हैं, बेहद शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की आती हुई दिखी है इस तिमाही के नतीजों में। बता दूं मैं आपको, 5 करोड़ से बढ़कर मुनाफा आया है 12 करोड़ पर, और 126 करोड़ से बढ़कर 254 करोड़ पर आई है सेल्स, और मार्जिन्स लगभग बराबर है, थोड़े से कम हुए हैं। मार्जिन्स में इजाफा नहीं है, लेकिन मुनाफे में और सेल्स में इजाफा, यानी कि थोड़ा कारोबार बढ़ाया है कंपनी ने। क्या खरीदारी का मौका है चार्ट पर, और सामने रेल बजट है और उससे पहले अच्छे नतीजे? मानस, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप निवेशक हैं और आपने स्टॉक ऑलरेडी खरीदा हुआ है, तब तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक बड़ा कंसोलिडेशन जरूर देखा जा रहा है, बट ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जब भी स्टॉक 160 के ऊपर निकलेगा तो मैं समझता हूँ वहां से कम 30 से 40 रुपए की रैली स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगी। जहां तक बात ट्रेडिंग की है, मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार कर लें। स्टॉक एक बार 146 के ऊपर निकले तब वहां पर लॉन्ग बनाए, उस केस में अपने स्टॉप लॉसेस 140 के नीचे रखें। इस
उम्मीद में कि स्टॉक कम से कम 160 रुपए के लेवल्स आने वाले 3 से 4 दिनों में टेस्ट करेगा। ओके मानस, अब आप कुछ स्टॉक्स पर नजर रखिए और ये वो शेयर हैं जो एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। इंडो काउंट, पीसी ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी, ग्रैन्यूल्स, क्यूमिंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इनमें से बताइएगा कौन सा वो चार्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, एक या दो शेयर जो आपको पसंद आ रहे हैं चार्ट पर। तब तक मैं राय लेता हूं अविनाश से। अविनाश, ये बताइए क्विक हील पैसा लगाना चाहिए क्या, सब्सक्राइब करना चाहिए इस आईपीओ में, आपने देखा है? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली आईपीओ अच्छा क्वालिटी का आईपीओ है और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, इनफैक्ट पहले तो ये लैपटॉप और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ऑफर करते थे, लेकिन अभी एंटरप्राइज मार्केट में भी एंट्री कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, प्रोमोटर बैकग्राउंड और क्रेडिबिलिटी काफी बढ़िया है। इनफैक्ट लास्ट लगातार अगर हम 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो काफी अच्छे इबिटा मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी नेट लेवल पे भी काफी अच्छे। कंपनी के पास काफी कैश भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक यूनिक प्रोडक्ट है और यहाँ पे जिस प्रकार का ग्रोथ हमको लगता है एंटरप्राइज मार्केट में आएगा, मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में डेफिनेटली बिजनेस पोटेंशियल काफी बढ़ने की चांसेस है। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए क्विक हील कैन बी अ गुड चॉइस। आईपीओ में डेफिनेटली अगर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली लगाए। ओके, कैमशाफ्ट, ये आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है, क्या लग रहा है कैसी होगी लिस्टिंग? कुछ मॉडरेटली थोड़ा सा पैसा बन सकता है। आई थिंक डेफिनेटली इनफैक्ट आई थिंक मार्केट भले ही कैसे भी हो, बट इनकी जो प्रोडक्ट है अनिल जी, क्लियरली इंजन स्पेस में ये काफी एक नीश प्रोडक्ट बनाते हैं। जीएम, फोर्ड जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ इनका एक टायर 1 रिलेशनशिप है और हमने देखा है कि 70% एक्सपोर्ट मार्केट से इनका रेवेन्यू आता है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली लिस्टिंग डेफिनेटली मॉडरेटली अच्छी रहेगी और पहला 1-2 क्वार्टर्स के बाद में भी स्टॉक में थोड़ी बहुत और तेजी आ सकती है। लेकिन 2016 की ये पहली लिस्टिंग, संकेत बहुत अच्छे दिख नहीं रहे कि माहौल सुधारता हुआ देखिए लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन की जा रही है यहाँ पर, लेकिन देखिए क्विक हील से काफी अच्छा रिस्पांस की एक्सपेक्टेशन बाजार लगाकर चल रहा है। देखना होगा किस तरह का सब्सक्रिप्शन वहां पर मिलता है। बहरहाल हमने देखा जो पिछला आईपीओ सब्सक्राइब हुआ उसको क्या रिस्पांस मिला, देखना होगा। लेकिन टीम लीज का आईपीओ 66 गुना सब्सक्राइब हुआ था, उसकी लिस्टिंग का सबको इंतजार है काफी बेसब्री से। लेकिन जान लेते हैं अब मानस से कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद आ रहे हैं जो एफएनओ में शामिल होने वाले हैं अगली सीरीज से। पीसी ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, क्यूमिंस, इंडो काउंट, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो शामिल होंगी, 7 कंपनियां एफएनओ में। ये बताइए कौन से चार्ट्स आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं? देखिए सबसे अच्छा चार्ट तो टाटा एलेक्सी का लगता है। उसका रीजन ये है कि दिसंबर में स्टॉक ने 2300 रुपए के हाइज बनाए थे, स्टॉक उसके बाद करेक्ट हुआ, करीब 600 रुपए की गिरावट हमने देखी। स्टॉक ने अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया और फिर जब रिकवरी देखने को मिली तो स्टॉक 2300 रुपए के ऊपर निकल गया, एक नया हाई देखने को मिला। स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में करेक्ट जरूर हुआ है, बट फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो मेरी राय में तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग कॉल बिल्कुल लेना चाहिए जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस 2000 रुपीज के नीचे आप लगा सकते हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2450 रुपए के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिले। ये तो ट्रेडिंग की बात रही। लेकिन दूसरा स्टॉक जो पीसी ज्वेलर्स है, मैं समझता हूँ ये निवेश का स्टॉक है। ये ट्रेडिंग से बेहतर रहेगा कि आप निवेश करें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बहुत बेहतरीन लगते हैं। एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म चार्ट से बन रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक जब भी 440-450 के लेवल्स ब्रेक करेगा, वहां से कम 100 से 125 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए मेरी राय में ये दूसरा एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में बेहतरीन रिटर्न्स दे सकता है। ओके, तो ये राय है इस वक्त इन तमाम स्टॉक्स पर जो इस अगली सीरीज से शुरुआत करेंगे अपने वायदा कारोबार में एंट्री की और वहां पर एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन एक्शन 4 स्टॉक में है और वो इस वजह से होगा कि गौरव बिस्सा वहां पर ट्रेडिंग की राय दे रहे हैं। आज के सेशन के लिए 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 2 बेहतरीन स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस से और 2 स्टॉक ऐसे जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की उनकी राय है। कौन से हैं वो चारों स्टॉक और क्या हैं उनके लेवल्स, ये मैं बताऊंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है अविनाश गोरक्षकर, साथ ही गौरव बिस्सा और मानस जायसवाल। गौरव से हमें लेनी है पिक्स, जो मैं ब्रेक के पहले बता रहा था। 4 पिक्स है गौरव की लिस्ट में, 2 में है खरीदारी की राय, पीडीलाइट और वोकहार्ड फार्मा। वोकहार्ड फार्मा खरीदने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए गौरव, जिस तरह से वायदा कारोबार में 10% ऊपर नीचे ऐसे होता है स्टॉक, क्या लग रहा है?
देखिए आपने सही कहा, इसलिए वोकहार्ट फार्मा का मैंने 1200 का कॉल ऑप्शन की लेने की सलाह दी है, जो कि तकरीबन 2021 के करीब क्लोज हुआ है उसका फ्राइडे को। और अगर आप देखेंगे काफी सारे शॉर्ट्स वगैरह बने थे, थोड़े बहुत आसार दिखे हैं शॉर्ट कवरिंग की। अगर 1-2 दिन और पॉजिटिव रहता है तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छी पुल बैक देखने मिल सकती है। और कॉल ऑप्शन इसके लिए भी सेफ है कि अगर समझो आपने कहा 10% गिर जाता है, अगर 5-7% गिर भी गया तो ये 20 रुपये वाला स्टॉक ऑप्शन आपका 10 रुपये 5 रुपये इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, इतना ही गिरेगा। तो मेरे सबसे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता है। और ये अगर 1050 सस्टेन कर लेता, हो सकता है 1150 आपको 3-4 दिनों में देखने मिल जाए। तो आपको उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 75-80 तक भी कॉल ऑप्शन जा सकता है। तो वो सबसे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, इसलिए मैंने कॉल ऑप्शन की सलाह दी है वोकहार्ट फार्मा में। और पीडीलाइट मेरे सबसे काफी अच्छा है, सबके रेडार पे होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे हो चुका है, अगर डिप में मिलता है तो और भी अच्छा। अदरवाइज 595 भी एक अच्छा लेवल है। 625 645 के लेवल्स आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट है, फ्रेश लॉन्ग्स वगैरह दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो 585 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। और मैं फिर दोहराऊंगा कि सबके रेडार पे होना चाहिए, काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद में बाहर निकला है, तो इट शुड बी ऑन द रेडार। ओके, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं बाकी 2 स्टॉक ऐसे लेकर आऊंगा जहां पर गौरव की राय है शॉर्ट करने की तरफ। मंदी के सौदे बनाना चाहें तो कौन से होंगे वो स्टॉक, लेकिन ब्रेक के उस पार बड़ा एक्शन शुरू होने वाला है, क्योंकि शुरुआत होगी करेंसी मार्केट की। रुपए में देखना होगा कि क्या कुछ कमजोरी होती है। 67 रुपए 64 पैसे पर हमने दी थी क्लोजिंग शुक्रवार को, थोड़ी कमजोरी के साथ ही स्टॉक 2020 का रिकेप, एफआईज ब्रोकरेज हाउस कहां पर बुलिश या बेरिश ये रिपोर्ट दे रहे, उन पर रखेंगे नजर और लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन और पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।